शुरू करता हूँ ज़ात के नाम से, जो कहता है हो जा तो बस हो जाता है। दोस्तों, मार्च तो क्लोज़ हो गया और आईटीआर फाइल होना भी शुरू हो गई है और इनकम टैक्स वालों ने भी अपनी फॉर्म जारी भी कर दिया है और आप अपनी इनकम को कंप्यूट कर लिए हैं और रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला क्या आता है? सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हम कौन सा फॉर्म सबमिट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू चूज़ राइट आईटीआर फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो तो कौन सा फॉर्म चूज़ करना है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ITR 1 जिसको सहज भी कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल्स हो जो कि एक रेजिडेंट भी होना चाहिए, वो एलिजिबल है इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि जिसकी इनकम जो है वो 50 लाख, अप टू 50 लाख भी होनी चाहिए इनकम। अगर आप इंडिविजुअल हैं और रेजिडेंट भी हैं और आपकी इनकम जो है वो 50 लाख की है, अप टू 50 लाख, तो आप एलिजिबल हैं ITR 1 फाइल करने के लिए। लेकिन अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी हो और सैलरीज, यानी एक सैलरी और कहीं सारे सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो और अदर सोर्स हो और एग्रीकल्चर इनकम हो, तो ही आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर कहीं और से इनकम आ रही है, जैसे कैपिटल गेन्स इनकम आ रही हो, बिजनेस इनकम आ रही है, तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ एग्जेप्शन भी है। एग्जेप्शन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होनी चाहिए वो कम से कम, मतलब आपको ना एक ही हाउस से होनी चाहिए। अगर आप 2-3 हाउस से इनकम आ रही है, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप इस ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी बात ये कि देखिए, अगर एग्रीकल्चर इनकम तो है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो अप टू 5,000 तक ही होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप एलिजिबल तभी हैं जब आप इंडिविजुअल रेजिडेंट हो और आपकी इनकम अप टू 50 लाख हो और सोर्स ऑफ इनकम में सैलरी या सैलरीज हो, हाउस प्रॉपर्टी हो और हाउस प्रॉपर्टी जो वन हाउस से ही इनकम आ रही हो, अदर सोर्स हो और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो भी एग्रीकल्चर इनकम जो है अप टू 5,000 ही होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं ITR 1 और सहज फाइल करने के लिए। ठीक है, तो आप तो जान गए ना ITR 1 कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं ITR 2 की। तो देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर आप एक HUF हैं, ठीक है, और आपकी इनकम जो है बिजनेस से आ रही है, कोई प्रोफेशन से आ रही है, तो आप ITR 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी मतलब किसी भी तरह की इनकम हो और आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, और आपकी इनकम भी जो है बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं आ रही हो, तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। ठीक है, ITR एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई जमीन की खरीद बिक्री की है, ठीक है, और उससे जो भी आपका इनकम हुआ है या फिर आपका लॉस हुआ है, गेन गेन कहेंगे या फिर लॉस हुआ है, या फिर पॉजिटिव गेन कह लें या नेगेटिव गेन कह लें, पॉजिटिव प्रॉफिट कह लें या नेगेटिव प्रॉफिट कह लें। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है, कैपिटल गेन से, तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। इंडिविजुअल और HUF, कंपनीज के लिए नहीं है, LLP के लिए नहीं है, फर्म के लिए नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ITR 3 की। जैसा कि हमने ITR 2 में देखा था कि इंडिविजुअल भी हो और HUF भी हो और उनकी इनकम जो है बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, तो ही ITR 2 फाइल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रही है और आप इंडिविजुअल भी हैं और HUF भी हैं, तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ITR 4 की, तो इसको हम शुभम भी कहते हैं। तो ITR 4 में कौन कौन से एलिजिबल हैं? इंडिविजुअल्स भी हैं, HUF भी हैं और फर्म्स भी है। लेकिन फर्म में एक कंडीशन है कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि अदर देन LLP लिखा हुआ है, तो अगर LLP नहीं हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, फर्म में सारे फर्म आ जाएंगे लेकिन LLP नहीं आएगी। ठीक है, रेजिडेंट भी हो और उनकी इनकम जो है वो 50 लाख, अप टू 50 लाख होनी चाहिए, तभी ये ITR 4 के लिए एलिजिबल हैं। और जो इनकी इनकम जो है वो बिजनेस प्रोफेशन से होनी चाहिए। और उसको जो कंप्यूट करेंगे ना हम इनकम की, तो इनकम को हम जो कंप्यूट करेंगे तो प्रेजेंटिव बेसिस पे करेंगे, यानी कि अंडर द सेक्शन 44 AD और 44 ADA और 44 A के अंदर ही हम कंप्यूट करेंगे, तो ही आप एलिजिबल होंगे ITR 4 फाइल करने के लिए। तो आप जान गए ना, इंडिविजुअल हो, HUF और फर्म हो,
फर्म में अदर देन जो LLP हो, ठीक है, और जिसकी इनकम जो 50 लाख तक ही हो और उसकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम जो हो वो बिजनेस प्रोफेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो हम कंप्यूट करेंगे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो हम कंप्यूट करेंगे वो कंप्यूट किस सेक्शन के अंदर करेंगे, अंडर 44 AD और AE के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों हम कुछ सेक्शंस डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे हैं। अगर किसी पर्सन के पास इनकम आ रही हो, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट से आ रही हो और रिलीजन ट्रस्ट से आ रही हो, तो वो जो है 139(4)A के अंदर फॉल करता है और अपना रिटर्न इसी के अंदर सबमिट करेगा। अगर कोई पर्सन सेम कंडीशन है, अगर कोई पर्सन के पास जो इनकम आ रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज से इनकम आ रही है, वो 139(4)B के अंदर अपने रिटर्न को सबमिट करेगा। तीसरी बात कि अगर इनकम जो है वो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आ रही हो, तो वो 4C के अंदर 139(4C) के अंदर अपने रिटर्न को सबमिट करेंगे, ठीक है। अब ये है कि अगर किसी पर्सन के पास जो इनकम आ रही है वो इनकम जो है यूनिवर्सिटी से आ रही हो या कॉलेज से आ रही हो और अदर इंस्टीट्यूशन से आ रही हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उससे आ रही हो, तो वो 139(4)D के अंदर फॉल करता है, उसके अंदर अपने रिटर्न को सबमिट करेगा। कुछ सेक्शंस ये है, जैसे कि सेक्शन 11 एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर किसी पर्सन के पास कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो और वो जो है प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअल में काम कर रही हो रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर जिस पर्पस के लिए चैरिटी के लिए बनाई गई हो, तो चैरिटी के लिए बनाई गई हो, तो चैरिटेबल ट्रस्ट एज ए वर्क कर रही हो चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए बनाई हो तो रिलीजियस का काम कर रही हो। प्रॉपर्टी से अगर कुछ इनको इनकम आ रही है, अगर एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो अंडर सेक्शन 11 के अंदर ही एग्जेम्पशन क्लेम होगी, ठीक है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस हम ये जानेंगे कि यहाँ सेक्शन 11 के अंदर जो एग्जेम्पशन होती है वो इनकम जो अर्न होती है प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो कि हेल्ड अंडर द चैरिटेबल ट्रस्ट है। देखिए दोस्तों, अब हम ITR 7 की बात करते हैं। 7 की बात करें तो कि ITR वही पर्सन जो फर्निश करेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है, 139(4)A 4B और 4C 4D के अंदर फॉल करती है। कंपनीज भी हो सकती है इसके अंदर और पर्सन भी हो सकता है। दोस्तों ITR 5 की अगर हम बात करें तो इनमें से अगर कोई भी नहीं हो तो वो ITR 5 करेंगे, सॉरी ITR 5 फाइल करेंगे। जैसे अगर इंडिविजुअल ना हो, मतलब कोई अगर पर्सन हो लेकिन इंडिविजुअल ना हो, और HUF ना हो, कंपनीज ना हो, पर्सन जो कि हम ITR ऐसा पर्सन जो ITR 7 फाइल करता वो भी ना हो, तो इनकी रिटर्न जो है ITR 5 के अंदर फाइल की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब ITR 6 जो होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया ना सेक्शन 11 के अंदर जो एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, ऐसी कंपनीज जो होती है वो ITR 6 के अंदर फाइल की जाती है। अब देखिए ITR V किसको कहते हैं, जब हम रिटर्न को अपने ना सबमिट कर देते हैं, तो अभी अभी जैसे हमने कोई भी रिटर्न चाहे ITR 1 हो, T हो, वट जो भी हो, हमने सबमिट कर दिया और वो ना वेरीफाइड नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वो ITR V कहलाती है। लेकिन जैसे ही हम ITR V को वेरीफाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमें कमेंट में भी बताएं अगर आपको कुछ और टॉपिक की वीडियो चाहिए।